लिखना बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हेडिंग लिखेंगे बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझा जाए तो बड़ा आसान और इंटरेस्टिंग है। इसका पहले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो, आखिर ये है क्या। आप लोगों ने सुना तो होगा जरूर कि जब गन से फायरिंग करते हैं, किससे, गन से फायरिंग करते हैं, तो बुलेट कहां जाती है, आगे, और गन कहां आती है, क्यों, गन पीछे क्यों है, क्योंकि जब बुलेट आगे गई तो उस बुलेट ने आगे जाने के लिए गन पे कहां फोर्स लगाया, ये फंडा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। अगर ये लॉ कहता है, अगर आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स, बेटा कौन सा फोर्स नहीं लगाए, मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना आ गया बेटा, 0, तो उस केस में मोमेंटम जो होगा सिस्टम का, वो हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझ में नहीं आया सर, सिस्टम मतलब क्या। एग्जाम्पल के लिए गन और बुलेट, ये सिस्टम जिसमें गन एक बॉडी और बुलेट दूसरी बॉडी। अब जब फायरिंग नहीं की थी, तो उस समय टोटल मोमेंटम कितना था दोनों का, 0। सर मोमेंटम 0 कैसे, मित्रों मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। बोलो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर गन से आपने फायर ही नहीं किया है तो बुलेट की वेलोसिटी भी 0 और गन की वेलोसिटी भी 0, तो मोमेंटम कितना हुआ, 0। अब अगर फायरिंग कर दी तो बुलेट का जाएगी आगे, तो बुलेट का मोमेंटम पी मान लो, और गन आगे जाएगी के पीछे, तो माइनस पी जी मतलब कौन, गन का मोमेंटम। और दोस्तों गन का मोमेंटम और बुलेट का मोमेंटम कैंसिल होगा तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा पता है, 0। सर क्या गन और बुलेट का मोमेंटम बराबर होगा, 100% बराबर होगा। और माइनस क्यों लिखा सर, क्योंकि बुलेट गई आगे और गन का ही पीछे, तो डायरेक्शन सेम है, अपोजिट चीज, इसीलिए क्या आया बीच में माइनस। तो ये लॉ क्या कहता है, अगर किसी सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो उसका मोमेंटम क्या होगा बेटा, कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। इसी पे बेस्ड एग्जांपल और सुन बेटा, जो रॉकेट होता है ना बेटा, वो भी इसी लॉ पे बेस्ड काम करता है। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं बेटा, क्या पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में पता है क्या पूछते हैं, कि जो रॉकेट है उसका वर्किंग किस पे बेस्ड है, तो द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर कैसे, जो रॉकेट होता है ना बेटा, डायग्राम बना रहा हूं रॉकेट का, इसमें बहुत तेजी से गैसेस पीछे आती हैं, यस और नो। तो अगर गैसेस आएंगी पीछे तो रॉकेट पे फोर्स कहां लगेगा, जैसे गन और बुलेट का एग्जांपल समझाया था ना, बुलेट कहां गई थी,
आगे और गन का आएगी पीछे। वैसे ही गैसेस जा रही हैं पीछे तो रॉकेट का जाएगा। और प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊं, आप एक बलून लो, गुब्बारा लो, उसमें हवा भर दो और उसकी नोजल को अब छोड़ दो, तो बताओ वो डांस करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि गैसेस आ रही हैं पीछे और बलून जाएगा। समझ में आया? बड़ा आसान सिंपल सा टॉपिक है मित्रों, लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, in the absence of external force, in the absence of external force, comma, linear momentum of system, linear momentum of system is constant. Linear momentum of system is constant. That is, अगली लाइन में लिखो बेटा, इसका मतलब if external force equal to 0, if external force equal to 0, then मोमेंटम को किससे बताते हैं बेटा? P. P क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट। P क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। समझ में आया? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। अब इसको प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो लिखो बेटा वेरिफिकेशन बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ। बेटा इसको वेरीफाई करेंगे न्यूटन बाबा के सेकंड लॉ से। जो लॉ है ना बेटा, इसको आप न्यूटन के सेकंड लॉ से लाके बताइए। तो ठीक है बेटा, उसके लिए आपको न्यूटन का सेकंड लॉ आना जरूरी है बेटा। अब न्यूटन बाबा का जो सेकंड लॉ है ना बेटा, हमने करा है डिस्कस। अच्छा, उसके लिए आपको एक बात पता होना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों को नहीं पता डिफरेंशिएशन, स्पेशली वो सुनिएगा। डिफरेंशिएशन को बताते हैं डी बाय डी टी। किससे बोलो? या डी बाय डी एक्स। अरे डी बाय डी टी या डी बाय डी एक्स। अगर मैं आपसे कहूं कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करो, किसको डिफरेंशिएट करो? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना बेटा, वो पता है क्या आता है? जीरो। क्या आता है? जीरो। या मैं ये कहूं कि अगर कहीं जीरो लिखा है तो मैं उसको लिख सकता हूं डी बाय डी टी ऑफ कांस्टेंट। क्या लिख सकता हूं? डी बाय डी टी ऑफ कांस्टेंट। अब जो डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं उनको तो नॉलेज है, जिनने नहीं पढ़ा है बेटा वो थोड़ा ध्यान रखो। चलो, अब सबसे पहले तो हमें करना क्या है सर, इस बारे में सुनो बेटा। हमें वेरीफाई करना है लॉ सेकंड लॉ से। क्या वेरीफाई करना है? कि अगर फोर्स जीरो, अरे फोर्स जीरो, तो मोमेंटम कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट कैसे करेंगे? तो सेकंड लॉ अभी लिखना मत बेटा। सेकंड लॉ कहता है एफ होता है dt बाय dt। यस और नो? सेकंड लॉ से यही तो सीखा है। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो सीखा।
अब अगर फोर्स कितना हो जाए दोस्तों 0, तो dp बाय dt जी क्या हो जाएगा 0 ही होगा ना, क्या नहीं होगा? तो dp बाय dt क्या आया 0। और याद करो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन क्या है 0, तो वो क्या होगा दोस्तों, तो p क्या होगा बेटा कांस्टेंट। अरे बताइयो, ये तो आंसर आ गया, शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। अभी लिखो मत, सुन लो, ये बताना था ना कि अगर फोर्स 0 तो मोमेंटम कांस्टेंट क्या है, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, लिखो बेटा F इक्वल्स टू dp बाय dt। आगे नाउ इफ F इक्वल टू 0 then dp बाय dt भी 0। अरे होगा। सो अगर डिफरेंशिएशन 0, so momentum is constant, p equal to constant, hence proof, hence ये वेरिफिकेशन किया बेटा कौन से लॉ से, अब इसी लॉ को वेरीफाई करना है न्यूटन्स के थर्ड लॉ से, तो लिखो बेटा वेरिफिकेशन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, वापस से वेरीफाई करो लेकिन न्यूटन के थर्ड लॉ। सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है वैसे, तो बेटा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो साफ शब्दों में कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताओ और वेरीफाई करो, क्या करो वेरीफाई करो न्यूटन के या तो सेकंड लॉ से बोलेंगे या फिर थर्ड, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। तो थर्ड लॉ से कैसे वेरीफाई करेंगे, तो पहले हमें थर्ड लॉ तो पता होना चाहिए ना बेटा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, अरे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। तो मान लो मेरे पास दो बॉडीज, कितनी बॉडीज, ए और बेटा ए और, अब मान लो ये आपस में टकराती हैं, क्या करती हैं बोलो, टकराती। मान लो ये आपस में टकरा जाती, कोलाइड हो जाती। तो बेटा एक बात बताओ, जब ये आपस में टकराएंगी तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी, यस और नो, डेफिनेटली लगाएंगी, डेफिनेटली लगाएंगी। तो अब ये फोर्स लगाएंगी आपस में, कितना कितना फोर्स लगाएंगे, बहुत आसान है बेटा। बेटा ए वाली ने बी पे फोर्स लगाया, ए वाली ने बी वाली पे फोर्स लगाया, तो बी वाली भी ए पे फोर्स लगाएगी, अरे लगाएगी। मान लो ए वाली पे फोर्स लगा एफ ए बी, क्या बोलो सर ऐसा क्यों लिखा, इसका मतलब है फोर्स ऑन ए, बोलो ड्यू टू बी, ड्यू टू बी। चलो बोलो तो एफ ए बी मतलब क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। उस हिसाब से बी पे कितना फोर्स लिखना चाहिए, एफ,
बी मतलब फोर्स ऑन ड्यू टू। तो चलो इतना लिखो पहले, लिखो भाई कंसीडर टू बॉडीज A and B. Consider two bodies A and B. आगे लिखो they collide with each other. आपस में टकराएंगे बेटा। They collide with each other. आपस में टकराएंगे। They collide with each other. If अब अगली लाइन में लिखना बेटा FAB, क्या मतलब है बोलो इसका? शाबाश, देखो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, और अगली लाइन में FBA मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू। रेडी? अब बताइए ये दोनों फोर्स जो आपस में लगा रही है ना बेटा, ये दोनों बॉडियां फोर्स लगा रही है। अब अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ लगाओ जरा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन। ए वाली ने जितना बी पे लगाया, बी वाली भी ए पर उतना ही लगाएगी। यस और नो? सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट? मतलब ए वाली पर जो फोर्स लगा वो इक्वल होगा माइनस ऑफ एफ बी। समझ में आया कि नहीं है? एफ ए बी इक्वल टू क्या होगा? माइनस एफ। होगा नहीं होगा? पक्का? लिखो इसको, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एफ ए बी इसके इक्वल होगा माइनस एफ बी। होगा नहीं होगा? पक्का? अब इसको दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या क्या किया, समझ में आया क्या? पहले बताओ हम लोगों ने कितनी बॉडियां ली? तो ए और बी। ए पे फोर्स लगाया बी ने और बी ने फोर्स लगाया ए। कितना कितना फोर्स? तो एफ ए बी ए पे लगा, एफ बी ए और इक्वल और अपोजिट हुआ। अब क्या करें सर? सर हमें तो मोमेंटम को कांस्टेंट बताना है। अब मोमेंटम कांस्टेंट कैसे आएगा सर? मोमेंटम तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ तो ठीक है ना, जुगाड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जुगाड़। कैसा जुगाड़? तो लिखो नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड। अरे सेकंड लॉ क्यों लगा रहे हो सर? F इक्वल टू बताओ dp बाय dt होता है, यस और नो? सेकंड लॉ की मदद से ही तो फोर्स को हटाकर मैं क्या लेके आऊंगा? मोमेंटम। फोर्स को हटा के क्या लाऊंगा? मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ F क्या होता है? dp बाय dt, यस और नो? सो अगली स्टेप में लिखो बेटा, सो ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। एफ ए बी। अच्छा एक बात बताओ ध्यान कर, फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा, यस और नो? फोर्स लगेगा तो मोमेंटम चेंज होगा, यस और नो? अब एक बात बताओ, ये फोर्स किस पे लगा? ए पे के बी पे?
ए पर, किस पर? और अगर ए पे फोर्स लगेगा तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? ए का। अगर मैंने आपको धक्का दिया तो आप ही का मोमेंटम चेंज होगा कि मेरा होगा? मेरा होगा। अरे यार, जिसको धक्का देंगे, जिस पे फोर्स लगाएंगे, उसी का मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे पक्का, अरे कंफर्म। अरे जिस पे फोर्स लगाएंगे उसका मोमेंटम चेंज होगा। आपने बैट से बॉल को मारा, किसको मारा? बॉल को। किसको मारा? तो बॉल पे फोर्स लगा तो मोमेंटम किसका बदला? बॉल का। तो फोर्स ए पे लगा के बी पे, तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा? तो डी पी ए बाय, सही है क्या? कंफर्म? कंफर्म? तो लिखो एफ ए बी इक्वल्स टू डी पी ए बाय, एंड चलो अब आप लिखो दो एफ बी ए इक्वल्स टू, शाबाश, डी पी बी बाय डी। और अब ये वैल्यू सीधे कहां पुट करते हैं? इक्वेशन। तो लिखो सो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट करेंगे वैल्यू बेटा, एफ ए बी इक्वल्स टू एफ पी ए। एफ ए बी की वैल्यू डी पी ए बाय इक्वल्स टू माइनस डी पी बी बाय, समझ में आया क्या? कंफर्म? ये माइनस वाली टर्म इधर लेंगे, ठीक है? तो अगली स्टेप में क्या आएगा? डी पी ए बाय डी, माइनस की टर्म इधर आई तो प्लस डी पी बी बाय इक्वल टू क्या आएगा? अरे माइनस की टर्म इधर आई तो उधर क्या बचेगा? समझ में आया? अरे पक्का? एक काम करते हैं, इन दोनों में से डी बाय डी टी कॉमन ले तो ब्रैकेट में बचेगा पी ए प्लस बी बी इक्वल टू, लिखो डी बाय डी टी बाहर लिया, पी ए प्लस पी बी आया 0। और जल्दी बताओ बेटा, अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 तो वो क्या होता है? सो शाबाश, सो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू कांस्टेंट, क्या आएगा? बताइयो, आ गया? अरे कंफर्म? अरे कोई दिक्कत? शाबाश। क्या आया? ए और बी का मोमेंटम। तो लॉ यही तो कहता है कि सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। आराम से इस लॉ को फिर से पढ़ो, वेरिफिकेशन को फिर से पढ़ो, वेरिफिकेशन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ लिखा है ना आपने, हेडिंग लिखी है ना, वेरिफिकेशन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलो मैं आपको रिवाइज कराते जा रहा हूं, आपका ध्यान पूरी कॉपी में लगा। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, they collide with each other. आगे if F A B, F A B force on A due to B, अगली लाइन में F B A force on B due to A, अगली लाइन में
according to Newton's third law. FPV equals to प्लस के माइनस, उसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स FPV equal to dPA by और FPA equals to अब बोर्ड की तरफ देख लो स्टेप में FAB आया dPA by और FPA is dPB by from equation FAB equals to वैल्यूज को पुट अप किया माइनस को लेंगे इधर प्लस में आया दोनों में से कॉमन लेंगे dy pa प्लस इक्वल टू 0 और अगर किसी का डिफरेंशिएशन 0 तो वो क्या आया समझ में आया। ये हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव किया न्यूटन्स सेकेंड और थर्ड लॉ से। अब बेटा एग्जाम्पल लिखो इसके, एग्जाम्पल्स लिखो बेटा इसके, लिखना एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एग्जाम्पल्स लिख लें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेटा। तो पहला एग्जाम्पल है वर्किंग ऑफ रॉकेट। क्या लिखेंगे बेटा वर्किंग ऑफ रॉकेट। रॉकेट का वर्किंग, किसका वर्किंग बेटा रॉकेट का, इसी पे बेस्ड है। दूसरा रिकॉइल ऑफ गन, गन का वापस से पीछे आ जाना, रिकॉइल ऑफ गन, गन का रिटर्न पीछे आ। क्लियर? क्वेश्चन लिखना बेटा इसका एक न्यूमेरिकल गन ऑफ मास, एक गन है बेटा अ गन ऑफ मास 5 किलोग्राम, a gun of mass 5 kilogram fires a bullet, fires a bullet of mass, bullet का मास है बेटा 50 ग्राम, 50 ग्राम with velocity, कितनी वेलोसिटी से आगे जाएगी विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा 100 मीटर। फाइंड आउट recoil velocity of gun, गन की वापस आने की रिकॉइल वेलोसिटी बताइए। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार और फास्ट। क्वेश्चन में V1 में दिया है गन का मास, तो लिखो mg लिख सकते हैं नीचे। व्हाट डू यू मीन बाय g? गन, मास ऑफ गन। देखो मास ऑफ गन कितना है बेटा 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम बेटा? आगे मास ऑफ बुलेट 50 ग्राम।
बेटा 50 ग्राम तो किसमें कन्वर्ट करना है, किलोग्राम। तो 50 बेटा 1 किलोग्राम में 1/1000 किलोग्राम, यस और नो, यही होता है ना बेटा। कैंसिल करें 0 से 5 को, तो क्या आ रहा है बेटा 1/20 किलो। समझ में आया? ये क्या है बेटा, मास ऑफ बुलेट। क्या है बोलो, मास ऑफ बुलेट। ना आगे बेटा वेलोसिटी बुलेट की दिए के गन की, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। पहले यहां तक सभी को आया क्या? शाबाश बेटा। बुलेट की वेलोसिटी कितनी है बोलो, 100 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ गन आपको निकालना। समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट? कंफर्म? नाउ वी नो दैट, हमको क्या मालूम है बेटा, क्या मालूम बेटा? हमेशा याद रखो गन का मोमेंटम किसके बराबर होगा, बुलेट के। गन का मोमेंटम किसके बराबर, बुलेट के। पर ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे कि अपोजिट? तो हम ऐसा लिखेंगे कि मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट। ये क्या लिखा है, समझ में आया क्या? अरे मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू माइनस मोमेंटम ऑफ बुलेट। माइनस क्यों लिखा, अपोजिट डायरेक्शन। तो गन का मोमेंटम होगा मास इनटू माइनस मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ। समझ में आया? कंफर्म? सारे बच्चे वैल्यूज पुट अप करके सॉल्व करेंगे फास्ट। सारे बच्चे वैल्यूज पुट अप करेंगे फास्ट। मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है बेटा, माइनस मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट 100। जल्दी से सॉल्व करेंगे फास्ट। माइनस में आएगा, आंसर आया। सिंपल है बेटा, क्या रहा है बोलो, यस। इसको से कैंसिल किया 5 इंटू वीजी आया माइनस 5 से 5 जगह का मैं इधर ही कर देता हूँ। 5 इंटू वीजी आया -5, 5 से 5 वीजी आया -1 मीटर पर। ये है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अरे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ, दैट्स इट। आज के लिए इतना